सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज एक विशेष कार्यक्रम जिसका विषय है ज्ञान और साहस के नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जी हां, आज ही के दिन अर्थात 23 जनवरी 1897 में कटक के एक कुलीन परिवार जिसमें माता प्रभावती और पिता जानकी दास बोस के घर नवे संतान के रूप में सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच स्टूडियो में दो अतिथि आए हैं। आइए मैं उनसे आपका परिचय करवाता हूं। सबसे पहले हमारे बीच सेना में 30 साल से भी ज़्यादा वक्त तक जिन्होंने काम किया और पराक्रम जैसे कि एडवेंचर स्पोर्ट्स में 2 गिनीज बुक में इनका रिकॉर्ड है और वर्तमान में आप रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के कुल सचिव हैं, कर्नल डॉक्टर राजेश कुमार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद, धन्यवाद। कहते हैं कि बिना इतिहास के जाने आप किसी विषय को जान नहीं सकते हैं, तो नेताजी के बारे में भी हम लोग जानेंगे, उनके इतिहास के बारे में। और हमारे बीच योगदा सत्संग महाविद्यालय में इतिहास विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर मृत्युंजय कुमार जी आए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने में ही एक ऐसे व्यक्ति का मतलब कहते हैं ना कि एक ऐसे व्यक्ति की पहचान है जिन्होंने इस देश के लिए अद्भुत कार्य किए। मतलब कि उन्होंने कहते हैं, अगर थोड़ी इतिहास में हम झांक लें तो उन्होंने कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी भूमिका निभाई और आज़ाद हिंद फौज को भी उन्होंने पुनर्गठित किया और न जाने कितने सारे उन्होंने अल्पायु में कार्य किए। तो थोड़ा सा आप इतिहास के प्रोफेसर हैं डॉक्टर मृत्युंजय जी, आपसे पहले जानना चाहेंगे कि अगर सुभाष चंद्र बोस जी के, नेताजी के जीवन को सारांश में बताना हो तो कैसे बताएंगे? नेताजी ने जब अपनी प्रारंभिक शिक्षा शुरू की तो उन्होंने एक एंग्लो स्कूल में शुरू की, यूरोपियन पद्धति पे चलने वाला। लेकिन बाद में जब मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम देना था उस समय रेवेंसा कॉलेजिएट स्कूल उड़ीसा में, कटक में उनका एडमिशन हुआ और वहाँ का जो भारतीय वातावरण था, क्योंकि उसके ज़्यादातर शिक्षक जो हैं या तो उड़िया थे या फिर बंगाली, तो वहाँ पे उनको उनके पहले गुरु, उनके जो हेडमास्टर थे बेनी माधव दास जी मिले, जिनका उनके जीवन पर गजब का प्रभाव था। उन्होंने उनको सिखाया था कि प्रकृति के साथ एकात्म हो जाओ, और इसी शिक्षा के साथ जब वो अपना ज्ञान आगे बढ़ा रहे थे तो उनका परिचय विवेकानंद के कार्यों से हुआ और विवेकानंद से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की कि मानवता की सेवा करेंगे तो वो सच्ची देश सेवा है। और इसी विचार को लेकर वो अपना पढ़ाई कर रहे थे। उसी समय कलकत्ता से विद्यार्थियों का एक दल कटक आया था। उस दल में एक बंधु ऐसा भी था जो विवेकानंद से काफ़ी प्रभावित थे और उनके प्रभाव में वो समाज और देश की सेवा करने लगे। यहाँ तक कि उनके घर वालों को ये विश्वास हो चला था कि अब ये कुछ कर नहीं सकता। लेकिन चूंकि वो बचपन से ही तीक्ष्ण बुद्धि के थे, तो जब यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया तो विश्वविद्यालय में उनका दूसरा स्थान था। घर वाले खुश हुए और खुश होने के बाद उनको कलकत्ता भेजने को तैयार थे। कलकत्ता जब वो पहुँचे तो वहाँ के प्रतिष्ठित कॉलेज प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्होंने अपना नामांकन करवाया और उस विद्यालय में पढ़ते हुए एक तरफ जहाँ उनका शैक्षणिक गतिविधि बढ़ रहा था, दूसरी तरफ उनके सामाजिक कार्यों में भी उनकी रुचि बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। महाविद्यालय के जो विवेकानंद के चाहने वाले छात्रों का दल था, उसी दल के साथ वो आगे बढ़ने लगे और समाज के प्रति उनमें रुचि इतनी बढ़ी कि वो बीच में पढ़ाई छोड़ कुछ दिनों के लिए देशाटन पर निकल गए। स्वभाव से घुमक्कड़ी थे और ज्ञान के लिए कहीं भी जाने को तैयार रहते थे। इसी क्रम में वो जब घूमते घामते बनारस पहुँचे तो वहाँ पे उनको एक सन्यासी मिले, ब्रह्मानंद जी, जो रामकृष्ण मिशन के थे। उन्होंने समझाया कि पहले अपना ज्ञान पूरा करो, तब उसके बाद देश सेवा की तरफ अग्रसर होगे तो शायद ज़्यादा बेहतर हो। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा है कि पहले तो ज्ञान ही प्राप्त करना है जी। और नेताजी के बारे में जो आपने ये प्रारंभिक जो बात बताई है वो बहुत लोगों को पता भी नहीं है जी। है ना। हम लोग क्योंकि ज़्यादातर उनके क्रांतिकारी चीज़ों को ही जानते हैं। तो कर्नल राजेश सर, आपसे जो जानकारी लेना चाहते हैं उनके बारे में कि आप खुद भी सेना में आपने वर्षों काम किया है, युवाओं को नेतृत्व प्रदान किया है। नेताजी के बारे में एक बहुत जो बड़ी बात है वो है कि नेताजी आज़ाद हिंद फौज और 20-25 हज़ार वैसे युवा जो कि अंग्रेजों के सताए हुए थे,
वो प्रिजनर्स थे अंग्रेजों के, उनको एकजुट करके और एक ऐसा दल बनाया जिसने कि मतलब एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भी स्थापना अपनी कर ली थी अंडमान निकोबार में। तो ये युवाओं को इस तरह से या लोगों को इस तरह से मोटिवेट करने की जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की क्षमता थी, उस पर आप क्या कहेंगे? जी ज़रूर। अगर देखा जाए तो जहाँ तक साहस और ज्ञान की बात आ रही थी, डॉक्टर साहब ने जिस तरह से उनका परिचय दिया कि वो ज्ञान की खोज के लिए कहीं भी जा सकते थे, कभी भी जा सकते थे, मैं उनको देखता हूँ एज अ मिलिट्री ऑफिसर कि उनके पास जो नेतृत्व की भावना थी वो दो तरह की जो होती हैं, इसको मैंने मेनली इसको कैटेगराइज किया जा सकता है कि जो नेतृत्व है वो सिविल एंड द मिलिट्री। तो नेताजी सुभाष बोस के पास अगर मैं देखता हूँ अपने परिप्रेक्ष्य में, तो ये दोनों का एक अद्भुत समागम था। एंड ही हैज़ प्रूव्ड हिमसेल्फ एज अ मिलिट्री लीडर ऑल्सो इन द सेम वे। और उन्होंने, जैसा कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे जो ब्रिटिश राज के थे, और स्पेशली मलाया में एंड सिंगापुर में, उन्होंने जिस ढंग से इकट्ठा किया प्लस वॉलंटियर्स को मोटिवेट किया कि स्वाधीनता एंड स्वतंत्रता के लिए ही हमको जिंदा रहने का और जीवन जीने का एक जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य में उनको अगर जान की बाजी भी लगानी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और उसका उदाहरण उन्होंने खुद दिया। एंड ही इज़ द वन हु लेड फ्रॉम द फ्रंट। हमेशा अपने नेतृत्व में सबसे आगे रहे, जो कि और जगहों पे देखा जाता है कि वो पीछे से अपने नेतृत्व करते हैं, लेकिन ही वाज द वन हु स्टार्टेड कि नहीं, मैं सबसे आगे रहूंगा, मैं ही। मतलब लीडरशिप क्वालिटी कह सकते हैं। लीडरशिप क्वालिटी का लीडरशिप क्वालिटी को आप कैसे देखते हैं? मतलब आज तो कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है जी। तो ये सारा कुछ जो है वो लक्ष्य ओरिएंटेड होता है कि स्पेशली जो आर्मी का है, चाहे वो ब्रिटिश आर्मी हो या प्रेजेंट इंडियन आर्मी हो, ये सारा कुछ जो है वर्क ओरिएंटेड, टास्क ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड है। और नेताजी सुभाष बोस की जीवनी भी देखी जाए तो एवरीथिंग वाज गोल ओरिएंटेड। जैसे उन्होंने इकट्ठा किया, जो अपनी आर्मी बनाई जिसको INA का नाम दिया गया, और वो भी पहले वाले में विफल हो गया थोड़ा सा, फिर इन्होंने दूसरी बार इकट्ठा की 1942 में। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो इन्होंने बहुत अच्छा युवा को प्लस प्रिजनर ऑफ वॉर को, बिकॉज सारे के सारे लोग चाहते थे कि हम ब्रिटिश राज से छुटकारा पाएँ और हम स्वाधीन हों, स्वतंत्र हों, और उस गोल के, उस लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने के लिए उन्होंने जो बीड़ा उठाया, बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारी एडवर्सरीज आई, बहुत सारे रोक लगे अंदर बाहर चारों तरफ से, लेकिन उनका जो जज्बा था, उस जज्बे को सलाम करते हुए जितने भी युवा वर्ग थे वो आगे बढ़े। और जैसा निश्चित रूप से आगे बढ़े और आगे बढ़कर उनके साथ आए। थोड़ी सी इतिहास में जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे थे कि ये जो नेतृत्व का गुण था ना, वो उनके विद्यार्थी जीवन में ही उनको दिख रहा था। जैसे जब हम लोग नॉर्मल इतिहास में पढ़ते हैं कि एक प्राध्यापक थे प्रेसिडेंसी कॉलेज में, EF ओटन, जो अपने भारतीय छात्रों के साथ दुर्व्यवहार के लिए जाने जाते थे। पहली बार नेताजी के रहते में उन्होंने एक छात्र को जब मारा तो नेताजी जी के नेतृत्व में पहली बार प्रेसिडेंसी कॉलेज में हड़ताल हुई थी। फिर कुछ दिन के बाद, पहले उन्होंने हड़ताल के बाद बच्चों से माफ़ी मांग ली, लेकिन कुछ दिन बाद फिर उन्होंने एक भारतीय छात्र पर हमला किया, और इस बार छात्रों ने मिलकर उन पर हमला किया और छात्रों ने उनको पीट दिया। जब इन दोनों घटनाओं के बाद जब प्राचार्य महोदय नाराज हुए तो उनका नाराज़गी सिर्फ और सिर्फ सुभाष पर निकला कि तुम्हें कॉलेज से निकाल देते हैं। विश्वविद्यालय की जो जांच समिति आई उसके समक्ष भी जब सुभाष गए तो सुभाष ने बिना डरे हुए कहा कि हाँ, ये गलती हुई और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। उन्होंने अपने आगे बढ़कर कहा कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, लेकिन उन्होंने बताया कि महोदय, जो प्रोफेसर महोदय हैं, उन्होंने भी क्या क्या कार्य किए हैं। नतीजा ये हुआ कि 1 साल तक उनको कहीं एडमिशन के लिए नहीं अनुमति मिली, लेकिन 1 साल के बाद फिर अनुमति विश्वविद्यालय से मिल गई कि ठीक है, आप दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और तब वो स्कॉटिश चर्च कॉलेज गए और वहाँ पे उन्होंने दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की, क्योंकि उनका मानना था कि जब तक हम मानवीय व्यवहार और मानवीय मूल्यों को नहीं समझेंगे तो हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। आपने बिल्कुल सही कहा, मानवीय मूल्य। कर्नल साहब, एक जो बहुत अहम बात मतलब जीवन ने कहा है कि एक तो लीडरशिप में साहस होना चाहिए जी, सही समय पर एक्शन करने का गुण होना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस में कह सकते हैं कि ये युवापन या बचपन से ही ऐसे गुण थे।
और इन गुणों का भाव जो है उनके जीवन को स्थापित करने में मदद किया। आप कैसे मानते हैं कि इस तरह की लीडरशिप क्वालिटी आज के युवाओं में कैसे आ सकता है, जबकि आज युवा जो है सोशल मीडिया में डूबे हुए हैं? सोशल मीडिया में डूबे हुए हैं, बहुत अच्छी बात आपने कही। आज के युवाओं के पास कुछ एक कमी है जो एनवायरनमेंट में है ऑलरेडी, यानी कि सब कुछ उनके मोबाइल में निहित हो गया है और फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है। हमारे युवा जो हैं, युवा वर्ग जो हैं, वो थोड़े से भटक रहे हैं आज के, जैसे कि अपने लीडर्स के बारे में कम जानना या बहुत नहीं पढ़ना। ऑटोबायोग्राफी आजकल नहीं पढ़ रहे हैं। जीवनी है अपने नेताओं के, अपने पूर्वजों के, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। नेताजी सुभाष बोस जैसे और भी नायक हैं हमारे, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। भारतीय सेना के प्रति आज के बच्चों का झुकाव बहुत ज़्यादा नहीं है जितना कि होना चाहिए। या फिर अपने देश प्रेम में, जैसे कि 26 जनवरी 15 अगस्त को पहले भी मैं कहता आया हूँ कि ये एक उत्सव और त्यौहार नहीं है, ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है। बिल्कुल। तो उस लिहाजन थोड़ा सा अभी हमारे जैसे रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में वहाँ पे हम यही बताते हैं, और जब वो ये राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है दोनों, तो ये 2 दिन पहले से हम लोग बताते हैं कि इसका महत्व क्या है, इसका औचित्य क्या है, कितने लोगों ने कुर्बानी दी है, और वो कोई और नहीं थे, हम ही में से एक थे। तो वो उस जज्बे को ले आना बहुत ज़रूरी है। ये घर से, घर के परिवेश से शुरू होता है, और एनवायरनमेंट में, इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल हो, कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, हर जगह ये होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। और हमको लगता है उसका दायित्व हम सबों के जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से बेहतर कोई उदाहरण भी इसके लिए कोई उदाहरण भी इससे नहीं मिल सकता है। और जैसा कि मैं आपको बताऊं कि अभी इस वर्ष जो है 16 जनवरी से लेकर आज 23 जनवरी तक नेताजी के ही इस जन्म दिवस के लिए आइकॉनिक सप्ताह के रूप में ही मनाया गया। मैं थोड़ी सी इतिहास के भी खिड़की से झांकने की कोशिश करता हूँ। जी बिल्कुल। कि नेताजी ने अपने आप को कई मोर्चे पर प्रूफ किया। जैसे कि जब पिता और उनके परिवार के लोगों का मन हुआ कि वो आईसीएस जैसे उस वक्त एक कठिन परीक्षा को पास करें, तो उन्होंने इंग्लैंड में जाकर 1920 में आईसीएस में 4th रैंक लाया और अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाया। जी, आप इसको कैसे देखते हैं? और उस थोड़े स्टोरी को, जैसे फिर उन्होंने 1 साल बाद छोड़ भी दिया, तो इसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। वास्तव में नेताजी का अपना कोई प्लानिंग नहीं था कि हमको आईसीएस में जाना है। जब वो अपना ऑनर्स करके आए, प्रथम श्रेणी में पास होने के बाद जब वापस आए, तो उनके पिताजी एक दिन उनको बुलाए और बोले कि 24 घंटे का समय है, सोच लो, तुमको इंग्लैंड जाकर और आईसीएस का परीक्षा देना है। एकदम से उन्होंने 24 घंटे तक सोचा और बिना किसी और से संपर्क बनाए वो सीधे तैयार आके बोले कि मैं तैयार हूँ, और वो इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड पहुँचे तो प्रारंभिक सत्र शुरू हो चुका था, लेकिन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने उनका साक्षात्कार लेने के बाद उनको एडमिशन देना स्वीकार किया, उनके भावनाओं को देखते हुए। अगला 8 महीना उन्होंने आईसीएस की परीक्षा की तैयारी के लिए बिताया, और सिर्फ आईसीएस की परीक्षा ही नहीं, इसके पहले वो जब कलकत्ता में थे तो वहाँ पे भी वो उन्होंने 4 महीने का टेरिटोरियल आर्मी का प्रशिक्षण लिया था। और वो जब इंग्लैंड पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भी कहा कि जो अनिवार्य सैन्य सेवा है उसमें हमें भी भाग लेने दिया जाए, लेकिन उनको अनुमति नहीं मिली, विश्वविद्यालय की तरफ से अनुमति नहीं मिली, क्योंकि उसमें था नियम कि जो उस सेवा को कंप्लीट कर लेता है तो उसको डायरेक्ट ब्रिटिश सेना में कमीशन मिल जाएगा, और ऐसा वो चाहते नहीं थे कि इनको दिया जाए, तो उन्होंने इसको मना कर दिया। और ये फिर इसका दिया आईसीएस के लिए एग्ज़ाम दिया इन्होंने, और इनको ये खुद लिखते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं पास हो जाऊंगा, लेकिन ऑल ऑफ सडन उनको इनके एक मित्र ने तार भेजा कि अब रिज़ल्ट आ गया है और तुम्हारा 4था पोजीशन है। आने के बाद उनके मन में चलने लगा कि जब हम इस सेवा में आके देश की सेवा कर ही नहीं सकते हैं तो हम इसको नहीं करेंगे। उन्होंने अपने बड़े भाई शरद चंद्र को चिट्ठी लिखी और कहा कि आप पिताजी को बता दो कि मैं नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन उनके पिताजी का मानना था कि 10 वर्ष के अंदर भारत को स्वराज मिल जाएगा। वो होम रूल के सफलता को लेकर काफ़ी आश्वस्त था, और उनका कहना था कि तब इस देश को योग्य अफसर भी चाहिए होंगे, तो तुमको ये सेवा करनी चाहिए। जी बिल्कुल, और ये एक विरोधाभास रहा भी है। आपने बिल्कुल सही कहा है कि भविष्य में देख रहे थे लोग कि भारत जो है वह स्वाधीन होगा। और एक दृष्टांत भी है उसमें कि जब उन्होंने त्यागपत्र दे दिया तो माँ ने पत्र लिखा उनको, प्रभावती जी ने, कि हो सकता है कि तुम्हारे पिता और तुम्हारे संबंधी नाराज हों तुम्हारे आईसीएस के सेवा को छोड़ने से लिए, लेकिन मुझे बहुत गर्व का
जो अनुभूति, जी। गर्व की अनुभूति हो रही है। अगर हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो उस लीडरशिप क्वालिटीज़ को, कि हम लोग कहते हैं कि आज़ाद हिंद फौज को स्थापित करके, उसको पुनर्स्थापित करके, और एक इस मोटिव से काम किया, और लोगों का मतलब उन्होंने मदद भी लिया, जापान का मदद लिया, जो भी यूरोपियन कंट्री थे जो भारत के लिए अच्छा सोचते थे, जर्मनी का भी उसमें रहा सहयोग, अन्य देशों का भी सहयोग रहा। अभी बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश में अग्निवीर युवाओं के लिए एक बहुत ही बड़ा ये अवसर रहा है, जिसमें बहुत युवा 17 से 23 साल या 24 साल की उम्र के होते हैं। उसका पहला लॉट भी अभी निकलने वाला है। ये अग्निवीर के जो युवा सैनिक हैं, उनको और जो नेताजी के विचारधारा रहे हैं, उनमें आप क्या समानता मानते हैं? कुछ इस बारे में बताइए दर्शकों को। देखिए, इंडियन आर्मी की जो फोर्स है वो पूरे दुनिया में अपने ग्लोब पर सेकंड पोजीशन पे आती हैं। बहुत सारे पैमाने हैं इसके, मैं संख्या की बात कर रहा हूँ। उसमें ये सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि यहाँ किसी को ज़बरदस्ती नहीं लाया जाता है, पीपल हैव टू वॉलंटियर। एंड अग्निवीर भी बिल्कुल अभी जो नया शुरू किया गया है, ये जो स्कीम आया है, इस अग्निवीर में हमारे भारतीय सेना को युवा रखने के लिए, और जो अग्निवीर के लिए 4 साल के लिए बुलाया जा रहा है, फिर उसमें से कुछ एक को परमानेंट किया जाएगा, कुछ लोग बाहर जाएंगे, जो बाहर जाएंगे उनके पास भी और सारी सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन ये हम लोग एक देशभक्त की फ़ोर्स तैयार कर रहे हैं, एक वैसे युवा संस्थाओं की तैयारी हो रही है जिससे कि भारत देश मजबूत होगा हर माने में, सेना में भी और सेना के बाहर भी। तो ये एक बहुत अच्छी योजना है भारत सरकार की, और हमारे भारतीयों के लिए, देशभक्तों के लिए और युवा वर्ग के लिए ये बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। हर लोगों को आगे आना चाहिए, अग्निवीर के लिए वॉलंटियर करना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए। ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है, और हम सबों को अपने राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए हम लोग को प्रशिक्षित होना ज़रूरी है। बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर देश को मजबूत बनाना है तो साहस के साथ ज्ञान भी होना चाहिए। डॉक्टर मृत्युंजय जी, कुछ नेताजी के जीवनी में ही बात बताते हैं। 1938 में जब उन्हें पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था जी। और उसके बाद उन्होंने अपने अध्यक्ष रहते हुए, कहते उनका एक भाषण बहुत ही ज़बरदस्त भाषण हुआ था। अगर आप उसके बारे में कुछ बताएं, उस भाषण के कुछ दृष्टांत को। हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष के तौर पे जो उन्होंने भाषण दिया था, वो न सिर्फ नेताजी के खुद के ज्ञान की गंभीरता को दिखाता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि वो सिर्फ संघर्ष में विश्वास नहीं रखते थे, बल्कि संघर्ष के बाद निर्माण के लिए भी तैयार बैठे थे। उस अधिवेशन में जो उन्होंने भाषण दिया था, उसमें उन्होंने प्राचीन साम्राज्य के जो ग्रीक, रोम, गुप्त, मौर्य सब का उदाहरण देते हुए कहा था कि जब ये नहीं टिके, 17वीं शताब्दी में जार नहीं टिके, तो फिर ब्रिटिश साम्राज्यवाद कैसे उम्मीद कर रहा है कि वो टिका रहेगा। उसी में उन्होंने कहा था कि जिस दिन भारत आज़ाद होगा उसके बाद ब्रिटिश साम्राज्यवाद ध्वस्त हो जाएगा, और ये बात 10 साल के बाद सिद्ध हो गई। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, उसके 2 से 4 साल के अंदर ही लगभग पूरी दुनिया से साम्राज्यवाद समाप्त हो गया। ये उनके अध्ययन की गंभीरता को दिखाता है। बिल्कुल आपने सही कहा है, अध्ययन की गंभीरता। मैं अध्ययन की गंभीरता पर थोड़ा एक बार कर्नल साहब से कुछ बात करना चाहूँगा कि राजेश सर, आप तो कुल सचिव भी हैं, आपके रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में आप विद्यार्थियों को पढ़ाते भी हैं, और उस हरिपुरा अधिवेशन की ही चर्चा को हम आप तक ले आते हैं। जी जरूर। कि अध्यक्ष के बनने के बाद उन्होंने 2 कमिटीज़ बनाई थी। एक योजना आयोग बनाया था जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी के हाथों था, और एक उन्होंने विज्ञान परिषद बनाया था जो विश्वेश्वरैया जी के नेतृत्व में था, वो अध्यक्ष थे उसके। आपको क्या लगता है कि इस तरह के स्ट्रैटेजी, एक राजनीतिक संगठन में इस तरह की जो स्ट्रैटेजी है, वो कहाँ तक भारतीय विचारों को, जो प्रकटीकरण है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था, तो आप उसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, उस टाइम का जो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो था वो अलग था और आज अलग है। इकोनॉमिक कंडीशंस उस टाइम अलग थे, अभी अलग है। अभी हमको भारत देश को मजबूत रखने के लिए जो कि है, आगे हमारे युवा वर्ग जो एक तरह से, चूँकि मैं यूनिवर्सिटी में देख रहा हूँ, इनको एकत्रित, एकजुट और ध्यानाकर्षण करने के लिए हमें कुछ पहल करनी पड़ेगी, और वो पहल हमारे यहाँ तो शुरू हो गया है। मैं कोशिश करूँगा, आह्वान करूँगा आप लोगों से कि
अपने युवा को हम लोग राष्ट्र के प्रति समर्पित करें, राष्ट्र प्रेम के प्रति समर्पित करें, और वो होगा अनुशासन से। तो अनुशासन ले आना अपने काम में, अपने पढ़ाई में, अपने लक्ष्य में, हर जगह उसको ले आना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। और इसमें विघ्न डालने के लिए और इसको दिशा बदलने के लिए, विचलित करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, सोशल मीडिया से लेकर के और बाकी, तो उनसे थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। और ये स्कूल, कॉलेज और महाविद्यालयों से पहल करनी पड़ेगी और इसकी बहुत आवश्यकता है, और उसके लिए ये दायित्व मुझे खुद निभाना पड़ेगा जी पहले। बिल्कुल, शिक्षण संस्थाएं ही तो आगे बढ़कर आगे आएंगी। बढ़ेंगी। आखिर उन्हीं की तो ये जवाबदेही है कि वो इस तरह से आए। जी झारखंड से भी कनेक्टिविटी रही है नेताजी की। जी बिल्कुल। जब वो महानिष्क्रमण जब उन्होंने किया था, जी, जब जी। वो भारत से अब बाहर निकले थे, जब उनको ब्रिटिश सरकार ने नज़रबंद कर लिया था, और उस समय वो जब यहाँ से उनको बाहर निकलना था, तो वो अपने भतीजे शिशिर बोस के साथ, जो उनके बड़े भाई शरद बोस जी के बेटे थे, उनके साथ वो कार से आए थे धनबाद में उनके एक और भतीजे रहते थे, अशोक बोस। तो शिशिर जी ने उनको अपने घर से कुछ पहले उतार दिया, और वहाँ से वो खुद चले आए और आके अपने भाई को बताया कि चाचा आ रहे हैं। और जब वो आए तो एक बीमा एजेंट के रूप में आए, और उन्होंने सारी बातचीत अंग्रेजी में की। पूरे दिन वो वहाँ रहे, और नौकरों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एक एजेंट दिन भर क्यों रुका हुआ है। शाम के समय वो कहे मैं निकलता हूँ, और वो जब पैदल निकल गए, बाद में शिशिर बोस, अशोक जी और उनकी पत्नी, ये तीनों लोग एक साथ उनके साथ निकले गाड़ी पे, और ये आगे जाके उनको गाड़ी से लिए, और रात के 12 बजे सुभाष जी खुद अकेले ट्रेन पे गोमो स्टेशन पे गए। उन्होंने टिकट लिया रांची कालका का, और 12:02 के करीब उस ट्रेन से वो यहाँ से कराची के निकले। आज भी वो ट्रेन उसी टाइम में चलती है, 12:02 गोमो स्टेशन को छोड़ती है, और अब उस स्टेशन का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पे हो गया। ये बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी बात झारखंड है। के लिए कि भी नेताजी का संबंध हमारे झारखंड से भी रहा है। और नेताजी का जो विदेश में भी रहा प्रभाव कि वो जापान में गए, और जापान ने तो कहा ही कि हम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए नेताजी के साथ पूरी तरह से तत्पर हैं। एक सैनिक संगठन को बनाना, ये विचार के पीछे आप क्या मानते हैं? नेताजी की विचारधारा ही वही थी कि जो नरम दल और गरम दल और दोनों के बीच में सामंजस्य जो उनका रहा, वो बहुत ही उसको मिलिट्री स्ट्रेटजी के तरफ से बहुत अच्छा माना जाता है। दैट ही वाज अ गुड स्ट्रेटजिस्ट एंड गो गेटर थे। लक्ष्य को पाना उनकी फितरत थी, और उसके लिए जो संगठन उन्होंने बनाया था, वो संगठन भी बड़े ही अच्छे, जैसे जो उनकी आर्मी के, ही वाज द कमांडर इन चीफ 1943 में। तो उन्होंने जो अपना स्ट्रक्चर बनाया था, वो उसमें जो नाम दिया था, आजकल हमारी जो इंडियन आर्मी ने एक महिला जो मिलिट्री ऑफ कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस CMP जिसको कहते हैं, वो बनाया है। लेकिन नेताजी सुभाष बोस ने उस टाइम भी रानी झांसी की एक बटालियन बनाई थी उन्होंने, लक्ष्मीबाई की बटालियन बनाई थी, मौलाना आज़ाद की एक बटालियन बनाई थी, गांधी जी, नेहरू, सुभाष, ऐसे करके उन्होंने बटालियंस बनाई थी। तो ही वॉज बड़े ही दूरदर्शी थे उस टाइम में, और उन्होंने इस स्ट्रक्चर इतना अच्छा बनाया था जो शायद और भी ज़्यादा कामयाब होता, और कामयाब रहा भी। यदि हम बात कहें तो आज यदि हम उनकी जीवनी के बारे में देख रहे हैं, दर्शकों बातचीत कर रहे हैं, तो मतलब बातों बातों में वक्त निकला जा रहा है, और लग रहा है कि कितनी जानकारियां हैं। शायद समय कम है कि हम सुभाष चंद्र जी के बारे में, उनके कार्यों के बारे में बातचीत कर सकें, क्योंकि इतनी उनके साथ जुड़ी हुई कहानियां हैं, इतने सारे उनके साथ वाद विवाद, मतलब बहुत सारी की चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता पहली बार उन्होंने ही कहा था, और उन्होंने भी रेसिप्रोकेट किया था। भले ही कुछ मत में भेद हो, पर मन में कोई भेद बिल्कुल नहीं था। उन्होंने भी उन्हें नेताजी कहा प्यार से। जय हिंद कौन नहीं बोलता है, हर बात पर हम लोग अंत करते हैं जय हिंद, यह नारा। और जो सबसे प्रसिद्ध उनका नारा रहा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो नेताजी किसी एक युग के नहीं थे, बल्कि वो सभी युग के थे। और मैं सभी दर्शकों से ये आह्वान करता हूँ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बहुत सारी किताबें हैं जो लाइब्रेरीज़ में हैं, ऑनलाइन उनके PDF हैं।
आप वहाँ से उनके बारे में पढ़ें। अब युवाओं के लिए इससे बड़ा रोल मॉडल और कौन हो सकता है। आज इस कार्यक्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये जो हमारा स्पेशल वर्क है, कार्यक्रम है, इस पर आज हमारे बीच कर्नल राजेश जी आप आए और मृत्युंजय जी आप भी आए और आपने बहुत सारी अच्छी बातों को बताया। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों को भी मेरा प्रणाम।